हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है अ कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं को देखा था और हम लोगों ने दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में इस बात पे बल दिया था कि सरकार के जो दो अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों में संबंध है अथवा नहीं, इस आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो इसी आधार को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दो शासन व्यवस्थाओं को डिटेल में देखा था। अब हम लोग अलग अलग रूप में तो इन दोनों शासन व्यवस्थाओं को समझ चुके हैं, लेकिन हमारे लिए एक संयुक्त रूप से ये जानना भी जरूरी है कि दोनों व्यवस्थाओं में असमानताएं और समानताएं क्या है। मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में करना भी हमारे लिए प्रासंगिक हो जाता है। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के अंदर हम सबसे पहली बात बता सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप को लेकर अपनी बात कर सकते हैं। यानी कि जो पहली तुलना है वो कार्यपालिका को लेकर है। और वो तुलना क्या है कि जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें पता है कि संसदात्मक व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिकाएं होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के द्वारा सारी कार्यपालिका शक्तियां जिस पद में निहित की जाती है लेकिन वो उनका प्रयोग नहीं करता, वो नाम मात्र की कार्यपालिका। और जो वास्तव में उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर रहा है जबकि उन्हें किसी और में सौंपा गया है, तो वास्तविक प्रयोगकर्ता को वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जिन जिन राज्यों में संसदात्मक व्यवस्था है वहां नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में वंशानुगत सम्राट भी हो सकता है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति भी हो सकता है। मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका वंशानुगत भी हो सकती है और निर्वाचित भी हो सकती है। इसके विपरीत संसदात्मक शासन में दूसरी जो कार्यपालिका है वो है वास्तविक कार्यपालिका। और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला जो मंत्री परिषद है, यही मंत्री परिषद शासन की सारी शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है। तो जो कार्यपालिका का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं वो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर दोहरी कार्यपालिका के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये दो तरह की कार्यपालिका होती ही नहीं है। इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है। संविधान के द्वारा कार्यपालिका प्रधान अर्थात राष्ट्रपति का प्रावधान किया जाता है और राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए, अपने परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और संविधान में उस संविधान के द्वारा उसी पद में सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित भी की जाती है और उसी के द्वारा सारी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो जहां पहला पहला अंतर हमें क्या नजर आ रहा है कि जहां संसदात्मक व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक, ऐसा कोई भेद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें नजर नहीं आता है। यहाँ पर एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो ये पहला अंतर हम कार्यपालिका के स्वरूप को लेकर बता सकते हैं। दूसरा अंतर हम लोग शासन के आधार को लेकर बता सकते हैं। मतलब ये दोनों ही प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसके आधार में कौन सा सिद्धांत, कौन सी मान्यता है जो इन दोनों व्यवस्थाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करें
तो देखा जा सकता है कि संसदात्मक व्यवस्था में शासन के दो अंगों के बीच में संबंध पाया जाता है। ये दो अंग कौन कौन से हैं? एक कानून बनाने वाला अंग व्यवस्थापिका और दूसरा कानूनों को क्रियान्वित करने वाला अंग कार्यपालिका। और इन दोनों ही अंगों में संयोग होता है, संबंध होता है, सामंजस्य होता है, समन्वय होता है। किस किस क्षेत्र के अंदर? तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों अंगों में संबंध निर्माण को लेकर, कार्यपालिका के निर्माण को लेकर, कि कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है? व्यवस्थापिका में से हो रहा है। इसी तरह से कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को लेकर कार्यपालिका के समस्त सदस्य सामूहिक रूप से उसी व्यवस्थापिका यानी कि जनता के प्रतिनिधियों का जो सदन है, लोक सदन, उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। और इसी तरह से संसदात्मक व्यवस्था के अंदर दोनों ही अंगों का कार्यकाल निश्चित होते हुए भी एक दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये निर्माण, उत्तरदायित्व और कार्यकाल को लेकर सरकार के जो दो अंग है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों में संबंध होते हैं संसदात्मक व्यवस्था में। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन का आधार पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जिस तरह से संसदात्मक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, उसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण देखा जा सकता है। और इसी पृथक्करण के तहत कार्यपालिका कानूनों के क्रियान्वयन का काम करती है, व्यवस्थापिका कानून निर्माण का काम करती है और न्यायपालिका कानूनों की रक्षा का काम करती है। अर्थात सरकार के किसी भी एक अंग का दूसरे अंग के साथ कोई संबंध, निर्माण, उत्तरदायित्व और कार्यकाल को लेकर जो संबंध संसदात्मक व्यवस्था में देखा जाता है, वैसा कोई संबंध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नजर नहीं आता है। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था में शासन का आधार शासनांगों के बीच में संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन का आधार व शासन व्यवस्था का आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। ये दूसरी तुलना। तीसरी तुलना की अगर हम बात करें तो उसको फिर हम इसी रूप में देख सकते हैं। वहां हमने आधार की बात की थी, है ना, कि आधार क्या है। अब यहाँ आधार से कौन सी व्यवस्था देखी जा सकती है, उसको हम देख रहे हैं। तो तीसरा जो तुलना का आधार है संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, वो है शासनांगों में संबंध, सरकार के अंगों में संबंध। दो प्रमुख अंगों की हम बात कर रहे हैं, एक कार्यपालिका और दूसरा व्यवस्थापिका। संसदात्मक व्यवस्था में क्या है? इन दोनों ही अंगों में घनिष्ठता देखने को मिलती है। ये दोनों ही अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और वो जुड़ाव कैसे? जैसे अभी हमने कहा था, जो आधार था उसी आधार को ध्यान में रखते हुए हम इस घनिष्ठता को बता सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी बहुमत दल से कार्यपालिका का निर्माण किया जा रहा है। अर्थात पहले सदस्य व्यवस्थापिका में चुने जाएंगे और उसके बाद व्यवस्थापिका में से बहुमत दल जो उभर कर सामने आता है, उस बहुमत दल से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो कार्यपालिका के निर्माण के संबंध में हम लोग कह सकते हैं इन दोनों अंगों का संबंध है। दूसरी बात हम बता सकते हैं, व्यवस्थापिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार संसदात्मक व्यवस्था में है। हम लोगों ने देखा था व्यवस्थापिका में बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे प्रावधान है, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव। इन बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से नियमित तौर पर कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। हम लोगों ने देखा था कि व्यवस्थापिका के सभी बैठकों के अंदर कार्यपालिका के सदस्य उपस्थित रहते हैं निरंतर। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्यों की भूमिका दोहरी होती है, वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। इसीलिए व्यवस्थापिका की बैठकों में कार्यपालिका के सदस्य नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और इसी उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थापिका के दूसरे सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों पर विभिन्न साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं। तो ये एक और संबंध हम बता सकते हैं संसदीय व्यवस्था में कि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण देखा जा सकता है।
इसी इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि जब तक व्यवस्थापिका के अंदर कार्यपालिका का विश्वास अर्थात बहुमत बना रहता है, तब तक कार्यपालिका कार्य करती है, और जैसे ही व्यवस्थापिका में कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पूरी की पूरी कार्यपालिका को सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये होता कब है? जब कभी कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य करती है जिससे कि व्यवस्थापिका के सदस्य सहमत नहीं है, जिससे कि व्यवस्थापिका असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्यपालिका के प्रति विश्वास जो है, बहुमत जो है, वो चला जाता है, और उस स्थिति में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव आसानी से पारित कर सकती है। तो ये जो जवाबदेहिता है कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति, इस जवाबदेहिता के चलते हम कह सकते हैं कि इन दोनों अंगों के बीच में एक संबंध है। और एक और अगली बात हम अस्तित्व को लेकर, यानी कि फिर कार्यकाल की बात को लेकर कर रहे हैं कि हालांकि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का अपना एक निश्चित कार्यकाल होता है, जो कि संविधान और कानूनों के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उस निश्चित अवधि के भीतर यदि व्यवस्थापिका चाहे तो कार्यपालिका को समय से पहले अपदस्थ कर सकती है। और वो प्रक्रिया क्या है, जो भी हमने देखी कि जब तक सदन के अंदर बहुमत या विश्वास है, तब तक कार्यपालिका अपने पद पर कार्य करती रहेगी, लेकिन जैसे ही व्यवस्थापिका में वो विश्वास या बहुमत चला जाता है, वैसे ही कार्यपालिका को सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो कार्यपालिका का अस्तित्व किस पर निर्भर कर रहा है? व्यवस्थापिका की बहुमत पर निर्भर कर रहा है। और इसी तरह से व्यवस्थापिका में जो लोक सदन है, वो उसका भी कार्यकाल हालांकि संविधान के द्वारा तय है, लेकिन यदि कार्यपालिका उसको समय से पहले भंग करने की सिफारिश कर दे और वो मान ली जाए, तो लोक सदन का कार्यकाल भी समय से पहले खत्म हो जाता है। अर्थात लोक सदन का अस्तित्व कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये संसदात्मक व्यवस्था में कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरह से शासन के दो अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठता देखने को मिलती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में कोई संबंध नहीं है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों का ही निर्माण जनता के द्वारा अलग अलग किया जाता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर जनता इन दोनों ही सदनों का पृथक पृथक निर्वाचन करती है। और इसीलिए चूंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं होता है, इसलिए व्यवस्थापिका को कोई ही साधन नहीं प्राप्त नहीं है जिसके माध्यम से वो कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रख सके। हम लोगों ने पढ़ा है कि केवल एक महाभियोग की प्रक्रिया है जिसके जिसके चलते व्यवस्थापिका जो है वो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां हैं। उसके अलावा व्यवस्थापिका को और कोई साधन प्राप्त नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और चूंकि इन दोनों अंगों के बीच में कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों ही अंगों का कार्यकाल संविधान के द्वारा तय किया जाता है, और उस तय अवधि को समय से पहले ना तो खत्म किया जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है, ना उसमें कटौती की जा सकती है। कहने का तात्पर्य, जिस तरह से संसदात्मक शासन में दोनों अंगों का अस्तित्व एक दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है, वैसा प्रावधान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। तो शासन के अंगों के संबंध में यदि सार कहें, तो संसदात्मक व्यवस्था में दोनों अंगों में विभिन्न आधारों पर घनिष्ठता देखने को मिलती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों ही अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नजर नहीं आता है। सभी अंग स्वतंत्र रूप से निर्मित होकर कार्य करते हैं और अपना अपना एक निश्चित उत्तरदायित्व जो उनका है, वो उत्तरदायित्व संविधान अथवा जनता के प्रति निभाते हैं। तो ये तीसरा तुलना का आधार शासनांगों में संबंध। अब इसी में अगर हम कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल को भी आसानी से समझा जा सकता है तुलनात्मक रूप से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। कैसे? संसदीय व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो सरकार के दो अंग हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका,
इन दोनों अंगों का कार्यकाल निश्चित है, जो कि अभी हमने देखा था, है ना। जो अलग अलग राज्यों के अंदर संविधान या कानूनों के द्वारा दोनों अंगों का कार्यकाल अलग अलग तय किया जाता है। लेकिन यहाँ हम एक बात और बता दें कि जो कार्यकाल लोक सदन का होता है वही कार्यकाल कार्यपालिका का भी होता है। अर्थात संसदात्मक व्यवस्था में लोक सदन, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कार्यकाल बिल्कुल समान होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही किया जा रहा है। तो एक तो ये बात कि दोनों अंगों का कार्यकाल समान होता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि दोनों अंगों का कार्यकाल निश्चित भी है। संविधान ने तय कर दिया कि एक बार जनप्रतिनिधि इतने साल के लिए चुने जाएंगे और उसके बाद वो कार्यकाल खत्म होने के बाद नए आम चुनावों के बाद नए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे जो कानून निर्माण का काम करेगा। तो एक एक निश्चित अवधि तक व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है सामान्य परिस्थितियों में, संविधान या कानूनों के अनुसार, और उसी अनुरूप कार्यपालिका का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है। लेकिन इसके बावजूद उस कार्यकाल को हम अनिश्चित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत तक काम करती है। अगर वो विश्वास समय से पहले खत्म हो रहा है तो कार्यपालिका को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, और इसी तरह से यदि व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका अगर सिफारिश कर दे तो समय से पहले उसको भंग भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सरकार के ये जो दो अंग हैं संसदात्मक व्यवस्था में, इन दोनों अंगों का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है, और इसी कारण हम कह रहे हैं कि वो निश्चित होते हुए भी अनिश्चित है। इसके विपरीत अगर हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार के दोनों ही अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों ही अंगों का कार्यकाल तय है, निश्चित है। संविधान ने जो प्रावधान कर दिया है, जितने वर्षों तक का प्रावधान कर दिया है लोक सदन के प्रतिनिधियों का और कार्यपालिका का, एक बार वो सदस्य उन पदों पर आ जाते हैं, उसके बाद वो निश्चित अवधि या निश्चित कार्यकाल पूरा करने के बाद ही अपने पद से जाते हैं। समय से पहले उनको और किसी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता या व्यवस्थापिका को भंग नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पूरा करते हैं। तो इस रूप में ये बात हम लोग कह रहे हैं कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया है जो कार्यपालिका को विशेष परिस्थितियों में समय से पहले पदस्थ करने का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका और कोई साधन नहीं है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को समय से पहले हटाया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। तो ये कार्यकाल को लेकर जहां संसदात्मक शासन में अनिश्चितताएं देखने को मिलती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों के ही, कार्यपालिका के भी और व्यवस्थापिका के भी, दोनों के ही कार्यकाल में एक निश्चितता बनी रहती है, और इसी का परिणाम शासन की कुशलता के ऊपर भी देखा जा सकता है। अगली बात अगर हम देखें तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व के रूप में देख सकते हैं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी भिन्नता पाई जाती है। जहां हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक मानते हैं कि कार्यपालिका के सभी सदस्य सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसको कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। अगर एक मंत्री भी गलती करता है और उसके चलते व्यवस्थापिका में उस पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये एक साथ काम करना और एक साथ पद से चला जाना, जिसको कि बहुत सारे लोग कहावत के तौर पर एक साथ तैरना और एक साथ डूबना कहते हैं, ये व्यवस्था हमें संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ कार्यपालिका कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल होती है व्यवस्थापिका के प्रति। एक बात तो ये। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में पूरा मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो ये दो तरह की जिम्मेदारियां या जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व हमें संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका
संविधान या जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि व्यवस्थापिका के प्रति। जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ही बनकर आ रही है, इसीलिए व्यवस्थापिका के प्रति उसकी जवाबदेहिता तय होती है। यहाँ कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और उसका पूरा मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वो किसके प्रति जवाबदेह है? जिस संविधान ने उन्हें शक्तियां सौंपी है, जिस संविधान के द्वारा उस पद की व्यवस्था की गई है और जो जनता उन्हें निर्वाचित कर रही है, उसके प्रति कार्यपालिका की जवाबदेहिता देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी था, उसी तरह से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी देख सकते हैं। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति, जो कि कार्यपालिका प्रधान है, उसके प्रति जवाबदेह होता है। क्यों? क्योंकि उन मंत्रियों की नियुक्ति, उनका निर्देशन, उन पर नियंत्रण, उनके बीच में विभागों का वितरण, ये सब उसी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमने ये भी देखा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये मंत्री केवल परामर्शदाता हैं, है ना। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि संसदात्मक व्यवस्था में होती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और अधिक व्यापक रूप से, प्रभावशाली तौर पर, सुदृढ़ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये उत्तरदायित्व को लेकर भी एक अंतर है, जहां संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हम तुलना कर सकते हैं। अगली बात अगर हम करें तो एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं, शासन में कुशलता को लेकर। दोनों ही शासन व्यवस्थाएं, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कुशलता किस प्रकार से निर्भर होती है। तो जहां संसदात्मक व्यवस्था की बात करें तो हम कुछ लॉजिक ये दिए जाते हैं कि संसदीय शासन में आंगिक एकता का जो सिद्धांत है, वो आंगिक एकता का सिद्धांत नजर आता है। जैसे शरीर को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उसके अंगों में एकता बनी रहती है और उसी कारण शरीर पूर्णता प्राप्त करता है, उसी प्रकार सरकार भी पूर्णता कब प्राप्त करेगी? जब सरकार के अंग आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहें। तो संसदात्मक व्यवस्था में वो जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। सरकार के जो दो अंग है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, है ना, इन दोनों अंगों में एक जुड़ाव रहता है, एक सहयोग है, एक समन्वय है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जो कि कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन का काम कर रही है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें अधिक गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित करती है, और कार्यपालिका जिन विषयों पर काम करना चाहती है, उन विषयों पर व्यवस्थापिका के द्वारा सहजता से कानूनों का निर्माण कर लिया जाता है कार्यपालिका की इच्छा के अनुरूप। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य ही व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं, और कार्यपालिका के सदस्यों का ही बहुमत व्यवस्थापिका में भी होता है। तो इसीलिए एक एक तारतम्य जो बना रहना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए, वो इन दोनों अंगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और इसका परिणाम क्या है? उचित नीतियों का निर्माण भी होता है और उन उचित नीतियों का उचित तरीके से क्रियान्वयन भी होता है। तो ये जो शासन के दो अंगों का समन्वय है और उनके बीच में जो कॉपरेशन की भावना है, वो शासन में अधिक कुशलता स्थापित करती है, और उसका परिणाम जन कल्याणकारी शासन या जनहित में शासन हमको देखने को मिलता है। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमने शुरू में देखा है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत शासन के अंगों में पृथकता विद्यमान रहती है। वहां व्यवस्थापिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। व्यवस्थापिका का काम केवल कानून बनाना है और कार्यपालिका का काम केवल कानून का निर्माण करना है। इसके अलावा इन दोनों अंगों में कोई संबंध नहीं है, और इसी पृथकता के चलते शासन में गतिरोध आने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दोनों अंगों में ब्रीच बनाने वाला कोई नहीं है, ये दोनों अंगों के बीच में कांटेक्ट स्थापित करने वाला कोई नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य दोहरी भूमिका निभा रहे हैं।
वो व्यवस्था पहले व्यवस्थापिका में चुनकर आते हैं और उसके बाद वो कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। कार्यपालिका का गठन अलग तरीके से हो रहा है और व्यवस्थापिका का गठन अलग तरीके से हो रहा है। तो इसी पृथकता के चलते उन दोनों ही अंगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शासन को चलाने के लिए जो होनी चाहिए वो कम देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप शासन के संचालन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे गतिरोध आने की संभावना बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विषय पर व्यवस्थापिका ने कोई कानून पारित कर दिया और अच्छे कानून को कार्यपालिका पसंद नहीं कर रही है, उसको लागू करने में ढिलाई बरत रही है या उसको प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर रही है, तो वो कानून अच्छा होते हुए भी फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करना चाहती है और अगर व्यवस्थापिका वो कानून बना ही नहीं रही है, तो चाहकर भी कार्यपालिका उन विषयों पर कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहयोग, समन्वय और सामंजस्य के अभाव में शासन में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम शासन के ऊपर पड़ता है। जनता के हित में जिस प्रतिबद्धता के साथ शासन का संचालन होना चाहिए वो शासन का संचालन नहीं हो पाता और इसीलिए एक अच्छा शासन कुशासन में बदल जाता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक ही गाड़ी में दो अलग अलग डायरेक्शन पर बैठे होते हैं, जो उस गाड़ी को दोनों अलग अलग दिशाओं में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उससे शासन जो है वो प्रभावित होने की स्थिति में रहता है। तो ये शासन की कुशलता भी एक बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक दूसरा लॉजिक और ये दिया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इसी पृष्ठभूमि पर जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। जैसे कि हमने कहा, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। अगर कार्यपालिका किसी कार्य में असफल हो रही है तो उसमें बहुत हद तक व्यवस्थापिका भी जिम्मेदार मानी जा सकती है, क्योंकि अगर कानून त्रुटिपूर्ण है तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में बैठकर पहले कानूनों का निर्माण करवाते हैं और उसके बाद वो उन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या किस बात की संभावना है कि कार्यपालिका के सदस्य किसी कार्य की असफलता की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका पर डाल सकते हैं और व्यवस्थापिका किसी कानून की असफलता की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर डाल सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हमने हमारे इस एंड पे तो अच्छा काम किया, हमारे अपने अपने लेवल पर तो हमने अपना बेस्ट किया, लेकिन दूसरे अंग ने उस संबंध में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई, इसीलिए ये कार्य असफल सिद्ध हुआ है। तो एक जो ये जो पृथकता है शासन के अंगों में, इसी पृथकता के चलते एक दूसरे अंगों पर अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व थोपने की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। इसके चलते भी शासन में गतिरोध आने की संभावना बनी रहती है और शासन की कुशलता प्रभावित होती है। तो एक और ये तर्क हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बताई जा सकती है कि संसदात्मक शासन में जनप्रतिनिधियों का जो चुनाव किया जाता है वो लोकप्रियता के आधार पर किया जाता है, और जरूरी नहीं है कि जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि होते हैं वो योग्य भी हों, अनुभवी भी हों, परिपक्व भी हों। तो कुछ विद्वानों का या कुछ विश्लेषकों का यह आर्ग्यूमेंट रहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम अनुभवी, कम योग्य, कम परिपक्व, कम जानकार लोगों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिलता है ना। इसके विपरीत जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो अपनी पसंद से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है ना। राष्ट्रपति के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि वो अपने बहुमत दल में से ही अपने मंत्रियों का निर्माण करे। तो जब मंत्रियों की बात की जा रही है तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विचारधारा वाले किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दे सकता है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक योग्य, अधिक अनुभवी, अधिक परिपक्व, अधिक जानकार, अधिक ईमानदार, अधिक कर्तव्यनिष्ठ लोगों को
शासन करने का अवसर प्राप्त होता है। जबकि संसदात्मक व्यवस्था में जो राजनीतिक सजातीयता की बाध्यता होती है, उसके चलते प्रधानमंत्री बाध्य होता है कि वो अपने बहुमत दल के व्यवस्थापिका के सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद में स्थान ले, और इसलिए जरूरी नहीं है कि उसका मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो योग्य ही हो या काबिल ही हो। तो तुलनात्मक तौर पर अगर देखें तो एक तर्क ये दिया जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री उतने अनुभवी नहीं होते हैं जितने कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर होते हैं, क्योंकि दोनों के निर्माण की प्रक्रिया जो है या मंत्रियों के चयन की जो प्रक्रिया है वो दोनों दोनों में अलग अलग है। संसदात्मक व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता के चलते मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए बहुत सीमित विकल्प प्रधानमंत्री के पास होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और ना ही व्यवस्थापिका से मंत्रियों को चुनने की बाध्यता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास खुले विकल्प होते हैं, वो कहीं से भी अपने मंत्रियों का चयन कर सकता है, तो वहां पर योग्य अनुभवी मंत्री देखने को मिलते हैं। तो ये एक और अंतर का लॉजिक जो है वो देखा जा सकता है, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं शासन की कुशलता पर भी पड़ता है। अगला तुलनात्मक आधार अगर हम देखें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, तो वो नियंत्रण के साधनों के संबंध में है। संसदात्मक व्यवस्था के अंदर हम लोगों ने कहा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध है, और उन्हीं संबंधों के चलते कार्यपालिका के सदस्यों पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके चलते कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकने का कार्य व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है, जहां व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, तो वो प्रतिनिधि जनता के नाम पर कार्यपालिका को नियंत्रित कर रहे हैं, और वो नियंत्रित करने के लिए वो विविध साधनों का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि वो कई प्रस्ताव हैं जिनमें काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और बहुत सारे प्रक्रियाएं भी हैं जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल। इन सब तरीकों के माध्यम से संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकने का कार्य किया जाता है, और प्रभावी तरीके से। तो एक तरह से संसदात्मक व्यवस्था को हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के रूप में बता सकते हैं, जो कि जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहते हुए कार्य करती है। लेकिन इसके विपरीत जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रहती है। जो जो साधन, जो जो प्रक्रियाएं संसदात्मक व्यवस्था में है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के अंदर उपस्थित ही नहीं होते हैं, है ना। उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण बिल्कुल पृथक तरीके से होता है। इसीलिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महाभियोग को छोड़कर जिसके जिसके चलते व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों को नियंत्रित कर सकती है। तो इस नियंत्रण के अभाव में इस बात की संभावना बनी रहती है कि कार्यपालिका प्रधान यानी कि राष्ट्रपति अपनी सर्वोच्च स्थिति के आधार पर, अपनी शक्तियों के आधार पर शासन में निरंकुश हो सकता है, या अपनी मन मर्जी से शासन चला सकता है, क्योंकि उसी के पास शासन को नियंत्रित, शासन को निर्देशित करने की असीम शक्तियां होती है। और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कार्यपालिका, चाहे कोई सी भी शासन व्यवस्था हो, कार्यपालिका जितनी पावरफुल हुई है, उन परिस्थितियों में यदि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कहें कि कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है। तो नियंत्रण के साधनों को लेकर भी दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर देखने को मिलता है। अगर दलीय स्थिति की बात करें, तो ये भी कहा जा सकता है कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर हमें उग्र दलबंदी देखने को मिलती है। हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स के अंदर देखा था कि लोकतंत्र इन दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का आधार है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी लोकतंत्र पाया जाता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी लोकतंत्र पाया जाता है। और लोकतंत्र भी कौन सा? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अब जब हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं, जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, जो कि कानून निर्माण का काम कर रहे हैं, उन्हीं व्यवस्थापिका के सदस्यों में से कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है। कैसे? कि कार्यपालिका में जिस दल को बहुमत मिल रहा है, उस दल की सरकार अर्थात कार्यपालिका बनती है।
अब यहाँ हम लोगों ने कई बार इस बात को रेखांकित किया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के अंदर एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं, जो सरकार और जनता के बीच में एक मध्यस्थ का, एक पिलर का काम करते हैं, है ना। बिना राजनीतिक दलों के अब जनप्रतिनिधियों की कल्पना करना एक एक दीवा सपने के समान है। तो वही चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं, उनका लक्ष्य जब सत्ता प्राप्ति होता है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कई बार अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। पहली बात तो वो सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए आरोप प्रत्यारोप, कई प्रकार की राजनीति का जो कि अनैतिक मानी जाती है, उनका सहारा लेते हैं, और ये इनके इन प्रकरण सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी। और इसी दलीय व्यवस्था के दोष के रूप में हमें कई बार धन बल, भुजबल, खरीद फरोख्त की राजनीति, ये सब दल बदल, ये सब प्रक्रियाएं संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो एक जो जिसको हम कहते हैं दूषित स्वरूप राजनीतिक दलों का, जो या राजनीतिक दलीय व्यवस्था का जो दूषित स्वरूप है, वो दूषित स्वरूप संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में इस प्रकार का माहौल नजर नहीं आता है। वहां पर भी राजनीतिक दल होते हैं, है ना, लेकिन उन राजनीतिक दलों का प्रभाव, उनकी सक्रियता चुनावों तक होती है। मतदाताओं को प्रभावित करते हुए व्यवस्थापिका के सदस्य भी बनते हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही कार्यपालिका के अंदर भी या राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित होते हैं, और तभी तक उनकी भूमिका रहती है। उसके बाद राजनीतिक दल उस रूप में कार्य नहीं करते हैं जिस रूप में संसदात्मक व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर न तो कार्यपालिका को बनाने के लिए सत्ता का संघर्ष रहता है, और ना ही यहाँ बहुदलीय व्यवस्था के चलते उस बहुमत को बनाए रखने की चिंता रहती है। तो जो जो दोष संसदात्मक व्यवस्था में दलीय पद्धति में हमें देखने को मिलते हैं, वैसे दोष, वैसी कमियां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नजर नहीं आती है। तो ये एक और अंतर है दलीय व्यवस्था को लेकर, कि जो दलीय व्यवस्था का दूषित रूप संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है, वैसी वैसी दूषित राजनीति या वैसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख आधार है जिसमें हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलना करते हैं। इस तुलना के बाद एक सवाल हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि अगर हमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में से किसी एक को चुनना हो, तो हमें किसे चुनना चाहिए? राजनीति विज्ञान के विश्लेषकों के समक्ष ये बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि लगभग दोनों ही शासन व्यवस्थाओं की अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति और अलग अलग विशेषताएं हैं, और उसके चलते विद्वानों के अपने अलग अलग तर्क हैं। लेकिन अगर हम एक सूक्ष्मता से नजर डालें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भले ही दोनों ही शासन व्यवस्थाओं की अपनी अपनी प्रकृति है, विशेषताएं हैं, दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां हैं। ऐसा नहीं है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में अच्छाइयां भी हैं और दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में बुराइयां भी है। लेकिन जब हमें दो पक्षों में से किसी एक को चुनना हो, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा पक्ष है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कम हानिकारक है, जिसके अंदर बुराइयां या दोष कम है। ऐसी व्यवस्था को अपनाना या चुनना हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होता है। और जब इस दृष्टिकोण से हम इन दोनों व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में से कौन सी शासन व्यवस्था ऐसी है जिसको कि रेस्पॉन्सिबल कहा जा सकता है, जिसके अंदर उत्तरदायित्व का गुण ज्यादा विद्यमान रहता है। हालांकि हमने कहा कि संसदात्मक व्यवस्था भी उत्तरदायी होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी उत्तरदायी होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कौन ज्यादा उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, अगर हम ये देखने की कोशिश करें,
तो हम लोग कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा उत्तरदायी है, ज्यादा जवाबदेह है। क्यों? क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में पूरी की पूरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर जवाबदेह होती है। कई ऐसी प्रक्रियाएं और साधन हैं जिसके चलते संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है और उसको जवाबदेह बनाए रखती है। ऐसा उत्तरदायित्व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। वहां पर भी कार्यपालिका जवाबदेह है, लेकिन वो जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह है, और ये जवाबदेहिता उतनी सशक्त नहीं है जितनी कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका की जवाबदेहिता सशक्त नजर आती है। तो ये हम एक आधार बता सकते हैं कि शासन की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने के लिए जो उत्तरदायित्व की भावना शासन में देखी जाती है, वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमें अधिक नजर आती है तुलनात्मक तौर पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से। हालांकि अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा था, पिछले कुछ दशकों से विश्व के अंदर चाहे कोई सी भी शासन प्रणाली हो, चाहे वो संसदात्मक हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक हो, चाहे वो अधिनायक हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, किसी भी रूप में हम शासन व्यवस्था को देखें, कार्यपालिका की शक्तियों का हर जगह विस्तार हुआ है। और जब ऐसे में कि जब कार्यपालिका की शक्तियां बड़ी हैं, तो इस बात की संभावना रहती है कि वो निरंकुश ना हो जाए। इसलिए हमें ये देखना और जरूरी है कि कौन सी शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व को भली भांति उसका निर्वहन कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को, जनता के प्रति अपनी जवाबदेहिता को अच्छी तरीके से निभा रही है। और जब इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि संसदीय शासन व्यवस्था ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें निरंतरता के साथ, स्थायित्व के गुण के साथ, स्थायित्व का मतलब उत्तरदायित्व की का स्थायित्व, इस गुण के साथ कार्यपालिका जो है वो अंकुश में रहकर कार्य करती है, व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहकर कार्य करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक में से अगर हमें किसी एक को चुनना हो तो हमें संसदीय शासन व्यवस्था का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता के प्रति जवाबदेह वाला शासन कार्य करता है, जो कि उपयुक्त माना जा सकता है। तो ये एक 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 हमारा निष्कर्ष है कि अगर हमें दोनों में से चुनना हो तो हमें किसे चुनेंगे। तो आज हमने बात की कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बीच में क्या तुलना है और किन आधारों पर तुलना की जा सकती है, और दोनों में से श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी है जिसको अपनाना हमें चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक। अगली क्लास में हम एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।